जो मिट्टी चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे चक्रवर्ती सम्राट की कर्म भूमि रही, जिसने पूरी दुनिया को सत्ता और शास्त्र का पाठ पढ़ाया, उसी मगध की धरती पर नियति ने एक ऐसा क्रूर मजाक किया कि उसकी रूह तक कांप गई। 1990 के दशक में जब सत्ता की गलियों से भूरा बाल साफ करो का नारा गूंजा, तो वह केवल एक राजनीतिक जुमला नहीं था, बल्कि बिहार की मेधा और संपन्नता के अंत की शुरुआत थी। लोकतंत्र के नाम पर एक राजनेता द्वारा दिए गए इस विद्वेषपूर्ण आह्वान ने समाज में एक ऐसी आग लगाई कि पीढ़ियों से बसे बसाए घर उजड़ गए। अपनी ही मातृभूमि में पराये कर दी गई सवर्णों को जान और सम्मान बचाने के लिए दर दर भटकने और सामूहिक पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। देखते ही देखते नालंदा की ज्ञान भूमि एक ऐसे अंधकार में डूब गई जिसे किसी विपक्षी दल ने नहीं, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय ने स्वयं जंगल राज की संज्ञा दी। यह गाथा है उस दौर की जहां सामाजिक न्याय के आड़ में व्यवस्था का दम घोटा गया और बिहार ने अपने ही सबसे काबिल बेटों को परदेसी बनते देखा। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र राठौर। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के जनसत्ता समाचार पत्र के पूर्व मेट्रो एडिटर और अब न्यूज एजेंसी हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के कार्यकारी संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मनोज जी, आप बिहार से मूलतः बिलोंग करते हैं। बिहार में कुछ दशक पहले एक शब्द चला था, भूरा बाल। बहुत लोग जो नई पीढ़ी है वो नहीं जानती। ये भूरा बाल क्या है, पहले बता दीजिए, फिर सिलसिलेवार मैं आपसे पूछूंगा कि ये है क्या। असल में जो देश के बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी ज्यादा समय कांग्रेस का शासन रहा, और कांग्रेस में भी कहने के लिए तो वो हर जाति के मुख्यमंत्री रखते थे, लेकिन वर्चस्व अपर कास्ट के लोगों का ही रहा था। 74 के आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री वहां बने कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने ओबीसी आरक्षण लागू किया। उस आरक्षण का लाभ ओबीसी के लोगों को कितना मिला भगवान जाने, लेकिन लाभ ये मिला कि वहां लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग वहां के सबसे बड़े नेता बन गए। नीतीश कुमार इंजीनियर पढ़ाई से थे और जेन्युइनली इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। वो दूसरे तरह का जातिवाद करते थे, लेकिन लालू यादव खुल के उनको ये समझ में आया कि गांवों में जो वर्चस्व अभी ऊंची जाति के लोगों का है, वो जब तक उस पर हैम्पर नहीं किया जाए, मैं कई उदाहरण आपको बताऊंगा, तब तक वर्चस्व कायम नहीं होगा उनकी जातियों का। या पहले ये होता था कि जिस गांव में 100 घर हैं कुल और 10 घर हैं मान लीजिए ब्राह्मणों के, तो गांव ब्राह्मण का कहलाता था। और कहलाता ही नहीं था, ब्राह्मण लोग तय करते थे और बाकी लोग उसको अनुसरण करके वोट करते थे। या राजपूत का गांव हुआ या तो इन्होंने जो भूरा बाल शब्द लिया, भ से भूमिहार, र से राजपूत, बाल मतलब ब से ब्राह्मण, अल्लाह से लाला। लाला मतलब बनिया, बनिया नहीं, कायस्थ, क्योंकि बनिया बिहार में ओबीसी है। तो इसलिए इन जातियों की आबादी बिहार में 10 से 12% पहले भी थी, आज भी लगभग वही है। लेकिन ये 10-12% वहां के आधे से ज्यादा वोट को डोमिनेट करते थे। इनको हैम्पर करने के लिए इन्होंने ये कि भूरा बाल साफ करो अभियान शुरू किया। संयोग से 90 में ये फिर राजनीतिक घटनाक्रम लंबा है, उस पर बहुत चर्चा नहीं करें। बिहार की राजनीति में भूरा बाल का नारा भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे विवादास्पद और प्रभावशाली अध्यायों में से एक माना जाता है। 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद यादव का उदय हुआ, तब इस नारे ने राज्य के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया था। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो वह दौर मंडल आयोग की सिफारिशों और पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण का समय था।
दशकों से बिहार की सत्ता पर काबिज सवर्णों के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया। इसी दौरान भूरा बाल साफ करो का नारा चर्चा में आया। इस नारे में भूरा बाल शब्द 4 उच्च जातियों के शुरुआती अक्षरों को जोड़कर बनाया गया था। भू से भूनिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ला से लाला यानी कायस्थ। इस नारे का उद्देश्य सवर्ण जातियों के राजनीतिक और सामाजिक प्रभुत्व को समाप्त करना था। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने अक्सर सार्वजनिक मंचों पर इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी यह नारा खुद दिया था। उनका तर्क रहा कि यह नारा उनके विरोधियों ने उन्हें सवर्ण विरोधी चित्रित करने के लिए गढ़ा था। कैसे ऊपर राजनीति हुई और वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बन के उन्होंने काम कुछ नहीं किया। ये जो 4 जातियों को ही टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो संसाधन थे बिहार में, जैसे बाकी राज्यों में भी है, वहां से ज्यादा और थोड़ा जमींदारी और जातिवाद बिहार में था। तो वो सारे संसाधन मैक्सिमम इन्हीं जातियों के इर्द गिर्द थे, या इनका था या इनसे कंसर्निंग था। थोड़े बहुत मुसलमान जो संपन्न है उनमें, कुछ इलाकों में जैसे मधेपुरा, बाकी इलाके में यादवों में जो इनकी जाति का था। लेकिन वो यादव जो बीपी मंडल और बाकी परिवार वाले यादव, वो लालू यादव को यादव मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि आपने बाद के घटनाक्रम में देखा होगा कि शरद यादव चुनाव जीत गए बाहर से आकर, लालू यादव का। तो कहने का मतलब कि वो जो जनरल बिहार है, उस बिहार में लालू यादव को वर्चस्व लाने के लिए ये प्रयास करना पड़ा। भूरा बाल और ये अभियान चलाया। इसमें न तो कहीं विकास था, न तो कहीं शिक्षा थी, न तो कहीं अवेयरनेस था, न कहीं रोजगार था। केवल ये था कि उन जाति के लोगों को अपमानित करो, उनको बेइज्जत करो, पुलिस थाने व्यवस्था में उनकी भागीदारी घटाते जाओ, उनकी जाति से जुड़े अफसरों को तंग करो, उनके व्यवसाय को डिस्टर्ब करो, उनसे चौथ वसूलो या जो भी करो, या उनको शेल्टर दो। तो इसका असर क्या हुआ फिर? असर ये हुआ कि धीरे धीरे पलायन शुरू हुआ। 2-3 असर हुए। सबसे पहला असर हुआ कि जो संभव था, पलायन तो पहले भी होता था, पहले होता था शिक्षा के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, फिर पलायन होने लगा जान बचाने के लिए। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिहार में ऐसी खराब हो गई कि सवर्ण घरों के महिलाएं निकलने लगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण अपने गांव का बताता हूं आपको। जंगल राज कहते थे, जो जिसको जंगल राज कहते थे। मेरे गांव में जो मेरे परिवार की जमींदारी थी, और 2 तरह की जमीन होती है, जो इसको आम घर मजरूआ जमीन कहते हैं हमारे यहाँ, नजूल की जमीन या हिंदी में उसको कहते हैं, और ये खास घर मजरूआ इंडिविजुअली, जैसे मेरे आपके बीच की जमीन है तो वो हम दोनों के बीच की हुई, और एक सरकारी जमीन हो गई जो किसी कारण से। ऐसी ही जमीन खाली थी गांव के बीच में। हमारे पूर्वज, हमारे चचेरे दादाजी ने उस जमीन पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया, और उसका पढ़ने पढ़ाने जगह उन्होंने कई चीजें बनाई। चुके गांव में पुलिया बनाई, स्कूल बनाए, कई चीजें बनवाई, तो वो पुस्तकालय बनाया। मैं और पुस्तकालय का उपयोग पढ़ाई लिखाई से ज्यादा वो एक तरह से बारात घर जैसा हो गया था। जैसे किसी की बारात आई तो वहां रुक गया। वहां ब्राह्मणों का दबदबा था, लेकिन वहां किसी के लिए पाबंदी नहीं थी। सभी के लिए अगर जो भी चाहे वो कह दे, उसकी चाबी वगैरह रहती होगी। लेकिन जैसे ये भूरे बाल का अभियान चला और लालू यादव मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि उस पुस्तकालय को कब्जा किया, और वहां माइक लगा के रोज वो वहां से अपशब्द बोलते थे। वहां जो ब्राह्मणों के जहां घर है उसी के बीच में वो है, तो उनके परिवार सुनने के लिए वहां कोई था नहीं, क्योंकि सब लोग पलायन कर चुके थे। तो एक तो धीरे धीरे ये हुआ कि पलायन बड़ी तेजी से हुआ, और उसमें असुरक्षा की भावना लोगों में आई। दूसरा ये हुआ कि जगह जगह उनकी संपत्तियों पर कब्जा होने लगा। छोटे छोटे जो कम ताकतवर लोग थे, या जो बहुत जिनके पास था, उनकी कोई संपत्तियां लोगों ने कब्जा ली, या जिनके पास नहीं, जो गरीब थे उनको आवाज नहीं उठा सकते, जो आवाज नहीं उठा सकते, ऐसे लोगों को दबाया। और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता ही गया, और ये स्थिति आ गया कि जब कोर्ट तक को, हाई कोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि यहाँ जंगल राज है, यहाँ कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है।
आपकी जानकारी में होगा कि उसके बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तो केवल आप वो इस नाम पर चुनाव जीतते चले गए कि उन्होंने लड़कियों को साइकिल चलाने की आजादी दे दी। थाने में एफआईआर, मेरे सगे बड़े भाई पुलिस में अफसर थे, बाद में वो एसपी होकर रिटायर किए, वो बताते हैं कि थाने में मतलब ऐसी जर्जर व्यवस्था कर दी गई थी और वो तय करके जिन थाने के थानेदार सवर्ण होते थे कि वहां एफआईआर लिखने के लिए कागज नहीं, सरकारी जीप पंचर खड़ी है, टायर बदलने के पैसे नहीं। वो गंगा जल में दिखाता है ना कि वो ठेकेदारों से पेट्रोल करा रहे, वो सब वही चीजें हैं। क्योंकि वो प्रकाश झा संयोग से नहीं, बिहार के मेरे गांव के पास के, हम लोग के रिश्तेदार हैं वो। तो वो उनके गांव में हमारी तमाम रिश्तेदारी है, मेरे गांव में उनकी तमाम रिश्ते, उनका ननिहाल मेरे ससुराल में। तो कहने का मतलब कि वो जेन्युइन चीज दिखा रहे हैं। वो तो और भयावह स्थिति है कि वो चंदा करके, जैसे अफसर गए और उन्होंने ठेकेदार ले आया बिस्कुट और नमकीन, उसी तरह की स्थिति है वहां। साफ खुलेआम भैया लोग कहते थे कि भाई एफआईआर लिखवानी है तो कागज लेके कार्बन लेके आओ, क्योंकि है ही नहीं। और दूसरा, इन लोगों की भी अपनी सीमा, समय पर तनख्वाह नहीं मिले, चूंकि एक दूसरे से सब चीजें पूरक हैं। अगर आप कर वसूलेंगे, पहले व्यवसाय होगा तो कर मिलेगा, व्यवसाय वाले भाग गए तो कर वसूली कम होने लगा, समृद्ध लोग भाग गए तो कर वसूली कम होने लगा, सरकार के पास टैक्स कम आने लगे। सरकारी कितना कर्ज मिलेगा भारत सरकार से, जो कर्ज मिलने की एक सीमा है, तो इसलिए लोगों को सैलरी नहीं मिलने लगी। अब जो पुलिस के थानेदार या डीएसपी या इंस्पेक्टर थे, वो लोग कितना अपनी जेब से खर्चा करें। दूसरी, शुरू से ये प्रवृत्ति है कि रिश्वत लेते हैं अफसर हर विभाग में, तो वो रिश्वत की कौन कहे, वहां तो लोग घर से लगा के अपना वहां काम करते थे। तो ये धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज वहां कुछ थी ही नहीं, खत्म हो गई। और लोगों का घर से निकलना, मन शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद, गांव तो छोड़ दें, मैंने कस्बों तक में लोग घरों से, महिलाएं नहीं अकेले निकल पाती थी। और जैसे लोग कहते हैं सिनेमा में आप देखते होंगे, वो सब बिहार के ही पर बहुत सारी सिनेमा बनी है कि लोग इसलिए फोन करके, मतलब मोबाइल नहीं होता था, लेकिन लोग अपने बच्चों को कहते थे कि आप पहुंच के और वहां से लैंडलाइन से फोन करना कि हम सकुशल पहुंच गए। मैं अपना अनुभव बताता हूं, मैं जमशेदपुर पढ़ता था, तो आज अब वो झारखंड में है। हम लोग जाते थे तो एक बड़ा स्टेशन है मुजफ्फरपुर, नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा शहर है, तो वो ट्रेन मुजफ्फरपुर आती थी और मुजफ्फरपुर में फिर चेंज होके वो दूसरी ट्रेन से हम जहां जाते थे, जहां बाबूजी नौकरी करते थे, जहां मेरा गांव पास में था। तो एक ट्रेन का कनेक्शन, अगर ट्रेन 1 घंटे लेट हो गई तो कनेक्शन छूट जाता था। जो दूसरी ट्रेन मिलती थी उससे हम 7 बजे पहुंचते थे करीब अपने स्टेशन पर। बाबूजी का स्टैंडिंग आदेश था कि अगर वो ट्रेन छूट जाए तो 7 बजे वाली ट्रेन से नहीं आना, भले रात में प्लेटफॉर्म पर रह जाना पड़े, क्योंकि इतना आतंक था। लूट देते हो सब, मार देते। तो इसका जो है समाज से बिखरा ही, जो लोग बाहर चले गए उस समाज का क्या, कोई दिल्ली आए, बहुत लोग तो दिल्ली में है, बंबई गए, वो प्रोग्रेस की, उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने प्रोग्रेस किया, लेकिन उस प्रोग्रेस का लाभ मिला देश को, बिहार को तो नहीं मिला। सबसे बड़ी आपको बताएं, जिस जिले का मैं रहने वाला हूं, अब वो 2 जिले, अब तो काफी बड़ा जिला हो सकता है, 2 और बन जाए। चंपारण जिले का मैं रहने वाला हूं, तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में अपहरण उद्योग की शुरुआत वहीं से हुई है, जो बाद में नक्सली करने लगे। चूंकि वो क्या करते थे कि किसी परिवार के आदमी को उठा लिए, आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे अभी अपशब्द में बोलूंगा, किन्नर जिसको हिजड़ा हम लोग कहते हैं, किसी के घर बच्चा होता है तो बधाई लेने आते हैं, पैसे लेने आते, और बधाई आप ढंग से नहीं देंगे तो आपसे लड़ने लगेंगे, तो बेइज्जती कर देते। वहां स्थिति ये थी कि कोई नया घर बनाए, किसी के यहाँ शादी हो जाए, तो तुरंत वो जंगल पार्टी कहलाता था। लालू की पार्टी को देते थे। लालू की पार्टी में जितने डकैत थे, अच्छा, सबकी, सब वो सब इन्हीं की जाति के थे मैक्सिमम। वो सारे लोग, उनका कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा कि आप इतने 1000 रुपए, इतने लाख रुपए फलाने पहुंचाइए, और नहीं तो हम उठा के ले जाएंगे आपके घर से। ईंट का जो मैंने घर बनाने के लिए आपने ईंट खरीदा अगर 2-4 ट्रक, तो वसूलने आ जाते थे कि घर बन रहा है, इस मतलब आपके पास पैसे हैं तो पैसा दीजिए।
यानी जो तमिलनाडु में पेरियार ने किया, लालू ने लगभग वही किया, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा आतंक। लोगों ने टाइटल लगाना ठीक उल्टा, जैसे आप देखते हैं। हाँ। आप तो अनुभवी पत्रकार हैं, आपने पूरा जीवन लगाया है। हाँ। किसी जमाने में लोग कहते थे कि शेड्यूल कास्ट और छोटी जाति के लोग अपना टाइटल नहीं लगाते। हाँ। कि लोग जान जाएंगे कि अमुक जाति का। ठीक वो उल्टी स्थिति हो गई थी बिहार में। हाँ। कि अपर कास्ट के लोगों ने अपना टाइटल छोड़ दिया था कि ये कंफ्यूजन रहे कि ये किस जाति के। लोग फॉर्म में नहीं भर रहे थे पूरा नाम। हाँ। पिता का नाम जो पहले से रजिस्टर्ड है वो भी तक छुपाने में लगे रहते थे, कोई देख ना ले। ऐसी भयावह तस्वीर बनी थी। दूसरा, जितने उद्योग धंधे और पहले से चल रहे थे, आपकी जानकारी में है कि पूरे नॉर्थ बिहार में हर 5 या 6 किलोमीटर पर गन्ना मिल हुआ करती थी। वो सब बंद हो गई। आधी अब जाके 1/3 के आसपास शुरू हो पाई है। बंदूक बनाने का सबसे बड़ा कारखाना मुंगेर में था। बटन बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांटी में था, सब बंद हो गया। टॉफी, मॉडर्न टॉफी जो देश भर में प्रसिद्ध है, उसकी सबसे मरौड़ा में सबसे बड़ा फैक्ट्री थी, जिससे दुनिया भर में सप्लाई होती, वो बंद हो गया। अच्छा, उन्हीं दिनों में नरसंहार हुए थे, जैसे भुनियार से। भुनियार, बस माओवादी। उसी समय कई चीजें बन गई, कई सेनाएं बन गई। सवर्ण जात के लोगों ने अपनी सेनाएं बनाई। वो इसी उत्पात के चलते, गांव में रहना दूभर, महिलाओं बहू बेटियों का निकलना दूभर। इसलिए थाने में आप शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत करेंगे तो वो बेबस है। एक तो मैक्सिमम इन्होंने कोशिश की कि सभी की पोस्ट पर गैर अपर कास्ट हो। इन्होंने ऊपर से नीचे तक यही कोशिश की कि सारे, अगर इनको नहीं मिला तभी इन्होंने अपर कास्ट के लोगों को ढंग की पोस्टिंग दी। थानेदार, कलेक्टर, एसपी या सर्कल का अफसर या बड़े लेवल पर। और वो भी जिनको दिया भी उनको पावरलेस कर दिया। तो दूसरी, आबादी अगर की बात करें तो आबादी तो शुरू से रही है उन्हीं लोगों की ज्यादा, तो वो ज्यादा वोट मिलता गया है, इसलिए 20 साल राज करते रहे। ये तो इनका दुर्भाग्य था कि इन्होंने कुछ, लालू यादव ने कुछ जल्दीबाजी दिखाई और उनको लगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने फिर वो चारा घोटाला कर डाला। फिर रेलवे में गड़बड़ी कर रखी। फिर वो जो टेक्निक, ये सब इनको किसी अफसर ने सिखाया होगा, ये कंफर्म आज तक नहीं हुआ कि जैसे रिश्वत कोई नहीं दे, रिश्वत लेने में पकड़े जाएंगे तो उसके बजाय कहा कि आप अपनी जमीन मेरे नाम करा दो तो हम आपको नौकरी देंगे। तो ये बड़े लेवल पर, पैमाने पर ये रेलवे में नौकरी का भ्रष्टाचार चला कि जमीन के बदले रोजगार मिलना, और वो सब भुगत रहे हैं, पूरा परिवार भुगत रहा है। तो ये एक चीज मैं जानना चाहता था, जैसे तमिलनाडु पे मैंने एक वीडियो बनाई थी राजा गोपाल जी को लेके। तो उसके बाद क्या कि जब तमिलनाडु के ब्राह्मण हुई, वहां एक ताकत थी, ब्राह्मणों को 3% थे, वो भाग गए अधिकतर। उन्होंने बाहर बड़ी प्रोग्रेस की। अमेरिका में सीईओ बने, गूगल जो हम देख रहे हैं, या गूगल इनके वही है, और भी है, सुंदर पिचाई का नाम, नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा उनको मिले, या और जगह छाए। बिहार से जो भौरा बाहर निकला, दिल्ली में मैं देखता हूँ मीडिया में कम से कम तो वही छाए हैं। मीडिया में नहीं, आप किसी साल यूपीएससी के रिजल्ट देख ले। ये बाहर से हैं, बिहार के, जो बाहर रह रहे हैं वो कर रहे हैं। आप 100 की लिस्ट बनाइए, उसमें 5 लड़के जरूर बिहार के होंगे। ये भूरा बाल है। हाँ, वो सारे भूरे वाले होंगे। और ये जो पूरा मिथिला जो सबसे फर्टाइल, पॉलिटिक्स में भी, हाँ वही जो बाहर निकल गए, वही चमत्कारी कर। मीडिया में तो है, इसका मतलब तरक्की तो ही, अपने स्टेट को कोई फायदा नहीं। अपने स्टेट जैसे आप अगर बाहर के भी जैसे करेंगे, जैसे अभी मान लीजिए वो वेदांता स्टील के जो किंग अनिल अग्रवाल, या इस तरह के बहुत सारे लोग आप लिस्ट बनाइएगा, तो बहुत सारे लोग जो बाहर जाके अपना उद्योग धंधा खड़ा किए, या एवन आरके सिन्हा भी जो देश के सबसे बड़ा सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं, इन लोगों ने जो कमाया, जो बनाया, उसका लाभ बिहार को नहीं मिला। इनकी नादानी चलती। इस हालात में थोड़ा परिवर्तन नीतीश कुमार के आने के बाद हुआ। क्या हुआ नीतीश में? भूरा बाल का क्या है? भूरा बाल को उन्होंने कमेंट करना बंद कर दिया, लेकिन अंदर खाने वो भी वही किए। हाँ, नियुक्तियों में आदि में वही किया जो लालू यादव करते थे। यादव के बदले वो अपनी बिरादरी और दूसरी बिरादरी को ले आने लगे। लेकिन उन्होंने इस तरह से रिवेंज नहीं लिया। तो वो सॉफ्ट हो गया। दूसरा, उन्होंने ये किया कि लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे बड़ा फोकस किया। मैं एज ए बिहारी कह लीजिए, जो नीतीश की सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानता हूं
कि बिना ढोल बजाए, बिना अरविंद केजरीवाल टाइप का मीडिया में गए, उन्होंने लॉ और ऑर्डर में ड्रामेटिक चेंज कर दिया। मैंने अब आप ये नहीं कह सकते कि बिहार के किसी थाने में आप जाएंगे और आपकी एफआईआर नहीं होगी, आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। तो ये परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे इसमें बहुत समय लगा और अब भी और समय लगेगा कि धीरे धीरे, जैसे उन्होंने शराबबंदी की, बहुत सारे लोग ये कहते हैं और ये सत्यता भी है कि जितने शराब बिकने से सरकार को आमदनी होती, एक तो उसका नुकसान सरकार को हुआ, दूसरा जो अवैध कारोबार बढ़ा है वो भी करोड़ों अरबों में बढ़ा है, वो सरकार को नुकसान उसका हो रहा है और वो ठीक नहीं है। बावजूद इसके मेरा मानना है सामाजिक कि वो क्लास जो रोज 500 रुपए मजदूरी करता था और शाम को घर में वो आटा और सब्जी ले जाने के बजाय शराब पी के सड़क पर उलट जाता था और घर जाने में पत्नी और बच्चों को मारता था, उस क्लास में कमी आई है। या तो वो यूरिया का शराब पी के मर रहा है और या उसने शराब पीनी छोड़ दी, गांजा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। तो मेरा मानना है कि उससे लाभ कुछ हुआ ही, और वही लाभ। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अब दुनिया बदल रही है, सोशल मीडिया आ गया, यंग जनरेशन भी चाहती है मेरे अच्छे पढ़ो, अच्छी जॉब मिले। तो क्या बिहार की यदि लालू की बेटा फिर लौटता है तो क्या भूराबाल हालत रहेगी? या चूंकि अब तो उन्होंने एक झा साहब को भी बनाया था राज्यसभा, यानी ब्राह्मण मनोज झा को, तो फिर अब कुछ बदला है या अभी वो लालू? निश्चित रूप से लालू से इस चीज में बदलाव है, लेकिन समस्या दूसरी है। समस्या है कि तेजस्वी भी अनपढ़ है। हाँ, जैसे अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी उसी कैटेगरी में अनपढ़ ही है। अब वो क्या कर पाएंगे आगे, मैं उनसे ही बहुत उम्मीद मुझे नहीं है, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं वो तो दूसरे क्लास के हैं, वो तो उनको इतना अनपढ़ी वाली बात नहीं करने देंगे। लेकिन लालू के जो बेटे हैं वो निश्चित रूप से नई सोच के व्यक्ति हैं और वो परिवर्तन लाएंगे और वो भूरा बाल वाला अभियान कम से कम अब नहीं चलेगा। मानी भूरा बाल अब एक इतिहास की बत्तू हो जाएगी, अब वो नहीं चलेगा मेरा मानना है। और वो चलेगा तो रिवोल्ट होगा। क्योंकि जो दिक्कत है, जिसके लिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि मान लीजिए जैसे लालू यादव ओरिजिनली रहने वाले गोपालगंज जिले के हैं, भाई आप अपने गांव का तो विकास करते, अपनी कंस्टिट्यूएंसी का विकास करते, क्यों हर गांव में सड़क पहुंची नीतीश के जमाने में, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना, हर घर में क्यों बिजली गई नीतीश के राज में, पानी क्यों गया मोदी के राज में, आप क्यों नहीं कर पाए? आप कम से कम आप अपने जिले को तो करते, उन गांवों को तो करते जिन गांव में आपकी जाति डोमिनेट करती है, तो वो भी नहीं कर पाए। भाई 14% सर्वाधिक जाति, शेड्यूल कास्ट एक जाति उतनी आबादी नहीं है। अगर इंडिविजुअली कहे तो एक जाति में सबसे ज्यादा बिहार में यादव, तो आप उसका तो उद्धार करो, वो आप नहीं कर पाए। अच्छा, भूरा बाल होने से जो सवर्ण बाहर चले गए, उसका यादवों को क्या लाभ हो? ठीक है, वो सरकारी पोस्टों पे आ गए, लेकिन सभी सरकारी नौकरी नहीं होती, बाकी लोगों को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस समाज यही तो रोना है। यही तो रोना है। भाई फर्क ये पड़ा कि जैसे गांव में, मेरे गांव में एक पहाड़ी नदी है, हम लोग नेपाल की तलहटी में है, तो पहाड़ी नदी से पानी आता था और हमारे यहाँ पंपिंग सेट वगैरह, बिजली वगैरह नहीं होती थी, तो गांव में रात में डुग्गी बजता था कि मुखिया जी के यहाँ सबको रात में आना है। सब लोग आए, वहां अनाउंसमेंट हुआ कि भाई कल नदी को बांधने चलना है। जो मजदूरा है वो खुद कंधे पर कुदाल फावड़ा लेके चल देगा, और जो संपन्न लोग हैं वो अपना एक मजदूर भेजेंगे वहां, और सुबह से काम शुरू होता था और रात तक नदी को बांध लिया था। बांध दिया गया, पानी आया और नहर बने हुए, उस नहरों से पानी खेत में आपके आया। आपने 3-4 दिन खेतों को में पानी भर गया, आपने उसको काट दिया ताकि अगला गांव फिर यही प्रक्रिया अपनाता था। तो पूरे 1-1.5 महीने में, आषाढ़ का जो महीना आप शुरू होने वाला है बैसाख के बाद, इसमें धान जो हमारे यहाँ का मुख्य फसल है उसकी पर्याप्त रोशनी हो जाती थी। फिर उसके बाद जब वो उसको आधा ही काटते थे, फिर उसके बाद जब वो दूसरे पानी का टाइम आता था, अगर बारिश हो गई तो कोई बात ही नहीं, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर अनाउंसमेंट हुआ और फिर 1 दिन लग के फिर उसको बांधा। ये प्रक्रिया 2 बार किया जाता था, और जैसे गारंटी फसल हम लोगों क्या होती थी, और भरपूर एक फसल हो गई, साल भर अन्न का कोई दिक्कत नहीं, कोई संकट। आज ये स्थिति ये हो गई, ये जो भूरे बाल के हटने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे गांव में मेरे चाचा प्रधान थे या मेरे ससुर प्रधान थे या ऐसे लोग, ज्यादातर वही लोग थे, लेकिन
एक तो आरक्षण से बदला माहौल, दूसरा मेरा मानना यह है कि इससे जो भयंकर बदलाव हुआ कि अब कोई किसी के दरवाजे में जाने को तैयार नहीं। मैंने जो यादव या जो ओबीसी जिनको लालू ने आगे बढ़ाया वो भी वो इस हैसियत में नहीं है कि वो गांव के बाकी ओबीसी को अपने दरवाजे बुला ले, कि पानी को बांध सके। कोई भी काम, सार्वजनिक काम, पानी तो मान ली मैंने एक उदाहरण दिया, कोई भी सार्वजनिक काम, जैसे स्कूल मरम्मत करना, एक दिन अनाउंसमेंट होता था कि भाई गांव का स्कूल टूट गया है, सरकार से पैसे नहीं आ रहे हैं, चलो सब लोग ले, जिससे जो बन पाया, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठाया, वहां लग के एक दिन में सबने कर लिया। अच्छा, एक चीज आप बताइए कि इसको लगभग 3 दशक हो गए हैं, वो जो नई पीढ़ी आपके जब आए तो आपके बच्चे छोटे छोटे रहोगे, अब वो बड़े हो गए, तो क्या वो भूरा बाल जानते हैं या भूरा बाल का उन लोगों को, आप लोगों के मन में तो भय है, उनके मन में है, या वो नई पीढ़ी क्या सोचती है भूरे बाल? नहीं, अभी नई पीढ़ी को नहीं पता है, नहीं पता है अभी वो तो केवल डेवलपमेंट पर, जैसे इस बार ये नीतीश जी जीते हैं, हाँ। ये तो विशुद्ध रूप से, ये तो माहौल बनाया गया, जो दूसरी पार्टियां भाजपा वगैरह इन्होंने उसको याद दिलाया, लेकिन अब जो पीढ़ी अभी प्रेजेंट है उसमें वो भय अभी उतना नहीं है, वो भूरा वाला इतिहास हो गया। लेकिन जो दूसरी त्रासदी में हुई कि वो उसका मैक्सिमम क्लास अब बिहार से कोई लेना ही देना ही नहीं रखने को तैयार है। हाँ, जो बाहर आएगा उसका मुंह नहीं है अपनी मिट्टी से। तो ये जो नुकसान जो हुआ, जैसे आपके पहाड़ में भी हुआ, वैसे मेरे प्रदेश में भी हुआ कि मान लीजिए वापसी, जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मेरे पिताजी लोग नौकरी में थे, तो जैसे रिटायरमेंट करीब आने लगा तो उन सब लोगों ने धीरे धीरे अपने को वापसी गांव करनी शुरू की। जैसे 2-4 साल बचा तो गांव में जो घर था उसको ठीक कराने लगे, दरवाजे को ठीक कराया, फिर रिटायर किए तो अपना सब सामान लेके गांव आ गए। गांव आना जाना लगा रखा, शनिवार इतवार आते थे, अपना खेती समझते थे और ये करते थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे। तो मान लीजिए गांव में जो 10 संपन्न लोग हैं उसमें से 5 लौट के आ गए तो माहौल थोड़ा बन गया। ये जो है ट्रेडिशन ये बंद हो गया, अब कोई वापस आना नहीं चाह रहा। परिणाम ये हो रहा है, मैं शादी ब्याह तो छोड़ ही दें, छोटी बड़े बड़े मौकों पर भी लोग नहीं जा रहे। अब केवल बस कुछ लोग बचे हैं जिनका अंतिम संस्कार वहां होता है और श्राद्ध आदि लोग वहां करने जाते हैं, वो भी बहुत अब रेयर ही सब शहरों में ही होने लगा। दूसरा, बच्चे वो जैसे सपने में, मेरा खुद का एक भतीजा बड़ा अफसर है, वो एक्सिस बैंक के डायरेक्टर, प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक टीम का मेंबर है, तो वो चिदम्बरम से एक दिन आज तक पर उसकी बहस हो रही थी आज तक चैनल पर, तो वो अपना वो उनको जस्टिफाई करने के लिए वो कहता था कि मैं स्टील गांव का रहने वाला हूँ, अब मेरी जड़ें आज भी वहाँ हैं और मैं रूट्स में है और मैं वहां जाता हूँ। तो बस इतने ही कहने भर के लिए है। वास्तविकता ये है कि जितना जुड़ाव हम लोगों के पिताजी लोगों का था और ये भूरे बाल अभियान के बाद जो हम लोगों का हुआ वो तो धीरे धीरे हम ही लोगों के समय ही लोगों ने लगभग जाना आना बहुत। एक सवाल अंत, यदि भूरा बाल न होता तो क्या होता? भूरा बाल न होता तो 2 चीजें होती जो मेरा मानना है। एक तो ये होता कि निश्चित रूप से जो डेवलपमेंट होता वो उतना, जितना लोग बाहर बढ़ के आगे बढ़ गए उतना भले न होते, लेकिन डेवलपमेंट तो होता, स्टेट का होता, अपने समाज का, कल्चर का, वो बोलते हैं। जो कहाँ जाते हैं, जैसे गांव वाले स्कूल है, आज हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है, वो हाई स्कूल बन गया होता। अब एक प्राइवेट सरस्वती शिशु मंदिर बनी है, और हमारे यहाँ एक हमारे दूर के रिश्ते के दादाजी लगेंगे, वो एकदम हैंड टू माउथ थे और गांव से पलायन करके भाग गए। जैसे दुनिया के सबसे जो अमीर मंदिर है अक्षरधाम, उसके जो ओनर हैं वो तो गोंडा से भागे हुए सज्जन थे ना, और वो दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। तो उसी तरह मेरे गांव के एक सज्जन थे जो बचपन में ऐसे ही भाग गए, और कहीं उनका ऋषिकेश, कहीं गुजरात में भी है उनका, इतने अफराद पैसे आ गए, अब वो भी स्वर्गीय हो गए। तो अचानक उनको अपना गांव याद आया, और वो पूरा आते थे तो पूरा समझिए बड़ा सा बस, जो एसी बस लिए, और उन्होंने गांव में आके एक बड़ा सा स्कूल बनाया, 1-2 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, और अपने लोगों को ढूंढ ढूंढ के, जो ब्राह्मण लोग थे, और उनको जिम्मेदारी दी, किसी को मैनेजर बना दिया, किसी को, और कहा कि और करो, हम और पैसे दिलवाएंगे, हमारे पास पैसे। खैर वो बहुत दिन जी ही नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ये स्कूल खड़ी कर दी। तो मेरे कहने का मतलब, अगर ये ना होता तो वो वही होता जैसे उन्होंने किया, उसी तरह से और भी कई चीजें होती, स्कूल खुलता, कॉलेज खुलता।
और वो कहते थे कि एक लड़कियों के लिए एक कॉलेज बड़ा खोलो, उसके लिए जमीन खरीदो, मैं पैसे दूंगा। तो अभी तो को एजुकेशन के लिए उनको ठीक ठाक चल रहा है। फिर उन्होंने एक अकलमंदी की कि सरस्वती शिशु मंदिर वाले जो विद्या भारती हैं उनको वो स्कूल जाते जाते वो सौंप गए, नहीं तो बाकी लोग तो खवा जाते। और अब एक और चीज है, अब एक और वर्ग जो है भूरा बाली तरीके से कुछ दूसरे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस समय में उस तरीके के जो इस तरीके की बातें चल सकते हैं? मुझे तो लगता है अब नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। लेकिन है, अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। देखिए नीतीश कुमार के राज में भी भाई आपने टारगेट तो वही किया ना। टारगेट भाई उसी बुरे बाल को ही टारगेट कर रहे हैं ना। या अभी सम्राट चौधरी को क्यों बनाया आपने? उसी को टारगेट करने के लिए ना। भाई आप मानते हैं ना कि ये दूसरी बिरादरी राज करेगी तो वो बिरादरी चुप रहेगी या वो हैसियत में रहेगी? भाई इस भूरा बाल को या अपर कास्ट जिनको आप कह लीजिए, भाई उनको औकात दिखाने के लिए ही तो आपने दूसरे लोगों को आगे बढ़ाया। जिस पार्टी की सरकार बनी है आज बिहार में, ये जो भूरा बाल है वो 100% उसको वोट करता है। पहले भी किया है, अब भी किया है। तो फिर उस बिरादरी से किसी को क्यों नहीं आपने आगे किया? अभी आपने कृपा करके 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, उसमें एक आपने भूमिहार बनाया है, अब एक यादव भी बनाया। तो कहने का मतलब कि आपके मन में भी तो कहीं ना कहीं जो अभी शासन में, उनके मन में भी तो इच्छा है ही। उनको लगता है भूरा बाल को ज्यादा आगे रिकॉग्नाइज करेंगे तो हमें कहीं नुकसान। तो ये भूरा बाल की एक कहानी थी, बहुत से लोग इसको नहीं जानते होंगे। आपको समझना चाहिए कि और जानना भी चाहिए कि इतिहास में विभिन्न राज्यों में क्या क्या होता रहा है। तमिलनाडु को लेकर एक वीडियो मैंने सीनियर जर्नलिस्ट थे आर राजगोपालन जी, उनको से बात करके दी है। और यह है मनोज मिश्रा जी को लेकर भूरा बाल की कहानी। मुझे लगता है कि भारत के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं होना चाहिए। पलायन तो हमारे पहाड़ से हुआ, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ। उसका दूसरा कारण है रोजी रोटी है। तो मनोज जी आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी मेरे चैनल को, यदि आपको पसंद आती है वीडियो तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। आऊंगा जल्दी इस तरीके के ज्वलंत मुद्दों के साथ, तब तक इंतजार कीजिए और जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।